बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। एक तो हमारी फौजी अदालतें धड़ाधड़ फैसले दे रहे हैं, अपनी नौजवान नस्ल को सजाएं सुनाई जा रही हैं और उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। बहरहाल हमारी अफवाज पाकिस्तान है, क्योंकि इन अदालतों की कोई हैसियत दुनिया में तस्लीम ही नहीं की जाती। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई और मुल्क की भी फौजी अदालतें जो फैसला देती हैं तो लोगों को फौरी तौर पर उसके खिलाफ अपील करने का हक वो हुकूमतें देती हैं। यहाँ भी साफ ज़ाहिर है कि हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कौन की सज़ा, यहाँ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनकी कानूनी तौर पे तो उनकी जुरिस्डिक्शन है कि इन सज़ाओं को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट जिंदा है ही नहीं, हाई कोर्ट जिंदा है नहीं, तो फिर इन्हीं सज़ाओं को हतमी सज़ा समझ लिया जाता है। इसमें बहुत सारे नौजवान हैं जिनको जानता हूँ, ख़ासतौर पर जो हसन है, हफीज़ुल्लाह खां नियाज़ी का बेटा, वो मेरा बच्चा है। सारी उम्र मेरी आँखों के सामने पला है, बड़ा है, शादी की है। तो अब उसको 10 साल के लिए इन्होंने सज़ा दे दी है। ये नहीं रहेगी सज़ा इंशाअल्लाह, लेकिन आप क्यों नफरतों के बीच बो रहे हैं? ये हमारे होते थे, बड़े मशहूर नाम था राजा अनवर, तालिब इल्म लीडर थे, पीपल पार्टी के करीब तरीन थे, भुट्टो के भी एडवाइज़र थे। तो यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुए। अभी मैं उनके मेरे बच्चे की शादी पे गया था। वहाँ से पे एक पुराने जनरल दुरानी साहब भी तशरीफ़ रखते थे, जो हमेशा जिनको हम अपना मुखालिफ समझते रहते थे, और उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ बैठ के मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ आपसे। तो मैंने कहा जी आइए। तो वो आके बैठ गए। जो उन्होंने इंकशाफात किए, कोई मेरे लिए इंकशाफ नहीं था, लेकिन कैसे हमारी फौजी हुकूमत काम करती रही है, और यहाँ तो रही भी फौजी हुकूमत है। अब उन दुरानी साहब को तो कौन पूछता है, सिवाय ऐसे कि हम
एहतराम में भी, इंसान के एहतराम में भी, और अब शायद 82-83 साल उनकी उम्र है। ये सब केस जो बनाए गए हम पे उस दौर के, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और इंकशाफ करते रहे कि कैसे कैसे साजिशें आप लोगों के खिलाफ तैयार होती थी। राजा अनवर साहब का ये यूनिवर्सिटी में एक नौजवान जो है वो बरक़ात अहमद, उसका कत्ल हुआ। अब उसमें चूँकि मैं सदर था तो मेरे ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया और बैठ के कराया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, मलिक मुस्तफ़ा खर ने, और ये पूरी पाकिस्तान में उधम मचा दिया कि जनाब ये कातिल हैं, ये दहशत गर्द हैं और जावेद हाशमी को फांसी दो क्योंकि उसने बरक़ात अहमद को कत्ल किया है। हम तो जवाब देते रहे, कभी बल्कि सेशन कोर्ट के अंदर जाना पड़ा तो मैंने वहाँ से भी बरी हो गया। तो 35 साल बाद राजा अनवर साहब की मेहरबानी है, ये जेल में मुझे मिलने आए। बरक़ात अहमद की वालदा का भी पैगाम और उनकी पूरी फैमिली का, खुर्शीद नदीम और वो साथ थे। उन्होंने कहा जी हम माजरत करने आए हैं, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, सारी उम्र अदालतों ने आपको बरी कर दिया, लेकिन हम शर्मिंदा हैं कि हम आपके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया था वो जारी रखा हमने। तो अब हमने सोचा है कि हम आपसे माफ़ी मांगे और इस बात का इज़हार करें कि आपको तो कत्ल का इल्म भी नहीं था, वो फलां आदमी ने फलां आदमी को मार दिया, कत्ल का मुकदमा आप पे था। अब वो ये सारी चीज़ें मिला के दुरानी साहब ने कहा कि नैब के अंदर जो केसेस बनाए गए उसका भी मुझे उन्होंने इंकशाफ किया। तो वैसे यहाँ बहुत सारे हमारे दोस्तों के साथ तो उन्होंने ज़्यादती की। एक कारी शकील से अपना जद्दा में मियाँ नवाज शरीफ के लिए रात दिन खिदमत करते रहे। वो मेरे दस्ते रास्त समझे जाते थे। उसको इन्होंने, दुरानी साहब ने एम्बेसडर थे और दूसरों को सऊदी अरब की जेलों में डलवा दिया और जुल्म किया। खैर मियाँ साहब ने भी उनके साथ अच्छा ना किया। चलिए एक मराहल गुजरते रहे। मैं सुनाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस मुल्क में आज की जो अदालतें हैं और ये तुले हुए हैं हमारी अस्करी क़यादत, और वो इनकी यही लोग कल को गवाहियाँ देंगे, सफाइयाँ देंगे कि 9 मई कोई वाक़या उस तरीके का नहीं हुआ था, बल्कि अगर साजिश कहा जाए तो साजिश 9 मई की
जहाँ पे बैठ के तैयार की गई, जो जो मुलविस है वो भी एक दिन तशत अज़बाम हो जाएगी। तो ये इस ऐसी बातें होती हैं जो छुपी तो रहती नहीं है। क्या ये डी चौक पे मैं कल फिर वहाँ खड़ा था डी चौक पे, जायजा ले रहा था कहाँ कहाँ क्या हुआ है। तो ये छुपा रहेगा। ये एक और साजिश की गई कौम के खिलाफ। यहाँ से दहशत गर्दियाँ पैदा होती हैं, तंजीमें बन जाती हैं। पाकिस्तान की जो फौज है बदकिस्मती से, जो परवेज़ मुशर्रफ था वो कहता था मैं फर्स्ट पाकिस्तान, और उसके कहने के बाद मुल्क अपने की ईंट से ईंट बजाते हैं। इससे बड़ा कोई मुल्कों के साथ जुल्म ज़्यादती होगी कि अपनी फौज अपने अवाम को मारती हो और फिर उसका अजर भी लेती हो और मुल्क के हाकिम भी बन जाते हो। ये एक बयानिया बनाते हैं। मैं जब भी बात करूँगा क्या करें, बात वही जाके पहुँचती है। क्योंकि अगर हमारी अस्करी क़यादत के एटीट्यूड में फ़र्क ना आए, वही एटीट्यूड जो कायद आज़म के साथ इन्होंने क्या था। लेकिन अभी उनका एक दो दिन पहले उनका यौम पैदाइश था। भाई उनको मारा किसने, ये सवाल खड़ा है क्या है। मैंने कैद आज़म को कत्ल किसने किया? मैं कहता हूँ उस वक्त की अस्करी क़यादत ने कत्ल किया। तो उस पर अब भी आप कमीशन बना लें, इंक्वायरी करें, छोटी बात है। मानिए पाकिस्तान को कत्ल कर देना। ज़ियारत जो है, ज़ियारत दूर तो नहीं है ना, जाए जहाँ उनको बंद कर दिया था। साफ जाहिर है मानिए पाकिस्तान को ऐसे तो नहीं बंद कर सकते जैसे इमरान खान को एक डब्बे में बंद किया हुआ है। उनको एक रेस्ट हाउस पे बंद किया था, लेकिन ज़ियारत का दुनिया से राब्ता ही नहीं था, न ज़मीनी न आसमानी। क्वेटे से भी जाने की सड़क इतनी गंदी थी, हर दूसरे दिन ऑक्सीजन के लिए कैद आज़म को ज़ियारत से क्वेटा जाना पड़ता था। कोई इसको इन बातों को नहीं तलाश करेगा तो उसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क को आज वो कुछ जो हो रहा है, आज हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है इस बात को कि हमने अफ़गानिस्तान के अंदर हवाई हमले क्यों किए हैं। वो तो और ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना, ये कहते हैं हम सामना कर लेंगे। यही परवेज़ मुशर्रफ को कहते थे, वो कहता था मैं बैठा हूँ, तसल्ली रखे। अब ये हैं, ये कहते हैं हम बैठे हैं। हर हमारे मुल्क के लिए एक और मसले पैदा कर देते हैं। वो बातें छुपी नहीं रहती। ये अपने घर वालों को कत्ल गारत में इधर मुलविस हो जाते हैं।
कोई कुछ तो मुल्क चलाने के, ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। उसको ये समझा कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हर चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर इनके हाथ से निकल जाता है, इनके पल्ले में रहता कोई नहीं है। फिर उस वक्त के मुताबिक जो पॉजिटिव बातें हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। देखिए ना, मशरकी पाकिस्तान के लोगों को हमने धक्के दे दे के निकाला, यही हम कहते थे उस वक्त भी। आज मशरकी पाकिस्तान के लोग जो हैं, हम कहते थे वो मशरकी पाकिस्तान है, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, बल्कि अपने साथ हमें रखना चाहते हैं। तो आज हमारे जहाज़ भी जा रहे हैं, समंदरी जहाज़ भी जा रहे हैं, कंटेनर भी जा रहे हैं, वो शेख मुजीब की तस्वीरों को खुरच खुरच के निकाल रहे हैं। लेकिन हमने जो किया, मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है। यस, मुझ पे मुकदमा चलाओ कि मैं बांग्लादेश के अंदर कहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान फौज मुलविस थी उनको अलग करने में। मुझे जो जनरल अयूब खान जो था, उसने खुद कहा, हमें तो शर्म ही नहीं आती। अयूब खान और फिर याहिया खान, क्या फर्क था? जवाहर साहब ने तो कहा था कि वहाँ सियाचिन पे तो घास ही नहीं उगता, घास नहीं उगता। पाकिस्तान की कोई जो उसके जीने के सामान पैदा होते हैं, पाकिस्तान फिर खड़ा हो जाता है। इसकी मईशत छोटी मईशत नहीं है, बड़ी बड़ी दुनिया की जो मईशतें हैं वो कांप जाती हैं, लेकिन हमें इसको डुबोना है, डुबोना है, फिर और रास्ता निकल आता है। हम अपने मुल्क को क्यों इतना बेबस करके मारना चाहते हैं? और ये जो एक आज देखिए मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहबा जो है, हम उसी दिन उसी जगह पे भी थे। उनकी डेड बॉडी, पता तो नहीं था कि उनकी शायद अभी उनका सांस बाकी है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो डॉक्टरों ने कहा जी वो अब जा चुकी। परवेज़ मुशर्रफ जो कह रहा है कि आप ना आए, क्योंकि वो आती थी तो वो वजीर आजम की कैंडिडेट खुद बनती थी, इनसे कंप्रोमाइज करके आ रही थी। सारी जो बातें झूठी बोलते हैं, मैंने खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को रोका कि आप इस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ से बातचीत करके इसको यकीन इस पर ना रखें। वो कहने लगे नहीं जावेद, वो जो है हमारे बगैर मुल्क चलेगा नहीं, इस वजह से मजबूर है, इसलिए मुझे मेरे सामने उन्होंने, मैंने कहा आप मिसाक जमहूरियत पे बीबी अभी साइन करके आई हैं, और वैसे भी पाकिस्तान में आपके मुकाबले का कोई बड़ा लीडर है नहीं, आप फिर क्यों ये खैरात की सूरत में मांगती हैं? तो नतीजा क्या था? वो कहने लगी कि ये हमें जहरीली गोली
खानी पड़ रही है। सिर्फ मुझे नहीं कहा, अपनी पार्टी की बेशुमार लोगों को कहा। तो मैंने कहा बीबी ये जो है ये कड़वी गोली नहीं है, ये जहरीली गोली है। आप खुद अपने हाथों से ले रही हैं फौजियों को बुला के, और यही बात मैं सारी जिंदगी कहता रहा हूँ। नवाज शरीफ जब उनसे कंप्रोमाइज कर लेते थे, गिर जाते थे, तो मैं जेल में बैठा होता था, मैं रोकता था कि आप अगर कुछ ऐसा, लेकिन उन्होंने तो एग्रीमेंट करने में, डील करने में, जद्दा जाने में देरी नहीं लगाई। मैं कहता रहा कुलसुम बीबी को मरीम नवाज की मौजूदगी में कि ये आपका घर जो है सियासी काबा है हमारा, डील करके ना जाएं। ये बेचारे मार खाए होते हैं, थके हुए होते हैं। ये औरों ने भी बताया होगा, लेकिन मैं तो पॉलिटिकल वर्कर था, मेरे साथ इंटरेस्ट ही कोई नहीं होता था कि इनको इक़्तिदार मिले या ना मिले। यही बात मैंने इमरान खान को भी कही कि इमरान खान आप एक जेन्युइन लीडर के तौर पर आ चुके हैं, इनके ज़रिए हुकूमत ना लें, ये आपके लिए भी मुश्किलात पैदा करेगा और आपकी पार्टी के लिए भी। फिर क्या हुआ? आज जब मैं कहता हूं कि इमरान सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, वो यही है कि इतना अर्सा वो खड़ा हो गया है, उससे सूरत हाल बदल चुकी है। साफ जाहिर है कि ज़ाती तौर पे तो हमें बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ भी हो रही है। हसन नियाज़ी का उसको याद कर रहे हैं जो ज़्यादती उसके साथ हो रही है, लेकिन और भी सारे दोस्तों का एक एक को गिनते रहेंगे। तो ये जो फिर पार्टी उनके साथ क्या करती है, पार्टी क्या करती है वो भी कल की बात है। लेकिन इमरान खान चूंकि खड़ा है, स्टैंड लिया हुआ है, कौम साथ है। अगर सबसे पहले कह के मुझे रिहा करो तो उस पर साफ जाहिर है कि कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप होगी। कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप ने मुल्क की खिदमत नहीं की, वो सिर्फ अपने पैसे बनाते हैं, झूठे मुकदमात से जान छुड़वाते हैं और फिर भाग जाते हैं, वो पूरे मुल्क की मईशत को भी उजाड़ के। हमारे जर्नैल तो कभी भी पाकिस्तान में नहीं रहते। लफ्ज जर्नैल है तो समझे इसने जाने जाना है, इसके बच्चे बाहर होंगे। कहाँ? अमेरिका में, कहाँ? कनाडा में, बरतानिया में, पेरिस में। ये उनसे आप तो करें कि मुल्क की वो इस वक्त तो में मार रहे हैं, पूरी कौम का कचूमर निकाल रहे हैं। तो ये बातें थी, मैंने देखता रहा 3-4 दिन दोस्तों के साथ, फिरता भी रहा, कोई तब्दीली नहीं है। फौज के जर्नैलों के एटीट्यूड में, कि मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, उनके कोई तब्दीली नहीं है। जो हमारे मौजूदा भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी सारा कुछ अपना
बाहर रखा हुआ है, औलादें बाहर हैं सबकी। तो ये 25 करोड़ का मुल्क मुझे रूए ज़मीन पर दिखाए कि 100-200 जनरल, कमांडर इन चीफ, एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल, वो सारे के सारे बाहर बैठे हों, बस फिर अल्लाह ही करम कर देगा। खुदा हाफिज़।